हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखने वाले हैं 3 परीक्षाओं का लेटेस्ट अपडेट, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इन अपडेट्स को हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम 3 एग्ज़ाम्स का अपडेट लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये आपका जो अपडेट है, इसमें हम फर्स्ट अपडेट को देख लेते हैं पहले। तो हमारा जो फर्स्ट अपडेट है ये है, प्री में सफल 158 नहीं दे सकेंगे मुख्य परीक्षा। ठीक है, तो इसके संदर्भ में है, यानी पीसीएस 2022 के संदर्भ में है। तो सम्मिलित राज्य प्रवर या अधीनस्थ सेवा पीसीएस की जो 2022 की मुख्य प्री एग्ज़ाम था, उसमें से कुछ ऐसे छात्र हैं जो मुख्य परीक्षा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा की यदि बात की जाए तो तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, और ये परीक्षा जो है आपकी 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद में कराई जाएगी। प्री परीक्षा में सफल हुए 168 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित तिथि तक फॉर्म जमा नहीं कर पाने के कारण इनको परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, उन लोगों ने अभी तक फॉर्म जमा नहीं किया था इसलिए। और इस तरह मुख्य परीक्षा में 5,796 अभ्यर्थी ही शामिल हो सके हैं। कहने का सिर्फ मतलब ये है कि छात्रों के मन में कहीं ना कहीं चल रहा था कि अभी भी एग्ज़ाम जो है वो टलेगा, लेकिन जब एग्ज़ाम ही नहीं टला तो टलने की वजह टल ही नहीं सका, मतलब तो छात्रों को ने अपना मुख्य परीक्षा के लिए अप्लाई नहीं किया होगा, तो इस कारण उनको मुख्य परीक्षा से बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो शामिल नहीं हुए वो। तो यहाँ पे देखिए 384 पदों पर भर्ती के लिए 16 मार्च को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी किया था, और 12 जून को प्री परीक्षा में 3,29,310 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो आयोग ने परीक्षा के 4 दिन के बाद, यानी 16 जून को उत्तर कुंजी जारी की थी इसकी। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद 27 जुलाई को परिणाम जारी किया था, और इसमें आपके 5,964 बच्चे जो थे अभ्यर्थी ही सफल हुए थे, जिन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए 25 अगस्त तक ऑफलाइन फॉर्म भराया गया। इसमें से 5,964 के सापेक्ष 57 यानी कि 5,796 अभ्यर्थियों ने ही फॉर्म भरे थे, जिन्हें मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया था है। ठीक है, तो यहाँ पे अभ्यर्थियों को हल करने होंगे 8 प्रश्न। तो देखिए, मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों को 8 प्रश्न पत्र मतलब प्रश्न पत्र जो होंगे वो टोटल 8 होंगे। तो यह परीक्षा आपकी 27, 28, 29 सितंबर और 1 अक्टूबर को 2 पाली में सुबह 9:30 से 12:30 और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगी। पहले दिन सुबह की पाली में जो सामान्य हिंदी का और दूसरी पाली में निबंध का पेपर होगा। उसके बाद सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र होंगे। दूसरे और तीसरे दिन, अंतिम दिन जो है आपका वैकल्पिक विषय है, जो यानी कि आपका ऑप्शनल है, उसके 2 पेपर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है समय सारणी यहाँ पे डिसाइड है। तो जिन छात्रों का मेंस का जो एग्ज़ाम है लगा है, वो अच्छे से अपनी तैयारी में लगे रहें और अच्छे से प्रिपेयर करें और अच्छे से एग्ज़ाम दें। ठीक है, तो उन सब के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अच्छे से एग्ज़ाम दें। तो लगे रहें आप लोग अपनी परीक्षाओं में। और जो आज की दोस्तों, जो आज की हमारे पास दूसरी अपडेट है, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो वहाँ पे उनको भी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कुछ है उसमें। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो सेकेंड अपडेट है, उसमें आर्थिक आरक्षण संविधान का उल्लेख नहीं, यानी कि जो आर्थिक आरक्षण होता है उसमें संविधान में उसका उल्लेख नहीं है। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में EWS आरक्षण की तरफदारी की है। तो इस संदर्भ में है यहाँ पे, तो देख सकते हैं केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 10% आरक्षण का प्राविधान करने वाले कानून का तरफदारी करते हुए मंगलवार को कहा, यह आरक्षण एक नया प्रकार है। ठीक है, तो SC और ST OBC आरक्षण से अलग, और यह SC ST और OBC आरक्षण को कम व खत्म नहीं करता। यह भिन्न श्रेणी है और आरक्षण की जो अधिकतम है वो 50% सीमा का हनन करना है। इसलिए संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता है। केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा है कि
SC और ST का आरक्षण भरपूर लाभ मिल रहा है और EWS आरक्षण से उसके लाभ खत्म नहीं होते। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सी याचनाएं लंबित की जिसमें EWS आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई है और प्रधान जो न्यायाधीश हैं UU ललित जी, इनके अध्यक्ष वाली जो संविधान पीठ है आजकल मामले पर सुनवाई कर रही है। मंगलवार की याचियों की ओर से बहस पूरी तरह होने के बाद अटॉर्नी जनरल ने पत्र रखना शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता और इस अधिकार का उल्लंघन तब होता है जब दो समान श्रेणियों के साथ अलग अलग व्यवहार होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। SC और ST और OBC के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है होने वाले संवैधानिक उपबंधों को अनुच्छेद का भी हवाला दिया। उन्होंने नौकरी व प्रोन्नति के संविधान, पंचायत आदि की सीटों में आरक्षण से जुड़े प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। सकारात्मक कदम उठाते हुए गरीबों को दिया गया आरक्षण का लाभ। ठीक है, तो ये आरक्षण से जुड़ा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें थी जिसमें हिजाब विवाद के पीछे भी गहरी साजिश थी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं आपको, तो आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और इसके लिए पैरवी के भी आधार यहाँ पे भी देख लीजिए। आरक्षण की जो अधिकतम है वो 50% सीमा का हनन नहीं करता। SC ST OBC आरक्षण को कम या खत्म नहीं करता। अनुच्छेद 14 में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता और सामान्य वर्ग में बहुत गरीब वर्ग के लिए एक सकारात्मक कदम है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये संविधान में जो आरक्षण है उससे संबंधित हमारा आज का ये टॉपिक था। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, चलिए देख लेते हैं ये किससे जुड़ा हुआ है। देखिए, राजकीय विद्यालयों में होगी 7,471 शिक्षकों की भर्ती। ठीक है, तो ज़्यादातर विषयों में जो सुलझा आहर्ता विवाद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, राजकीय जो माध्यमिक विद्यालय हैं इसमें प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक भर्ती की जो प्रतीक्षा कर रहे थे उन प्रतियोगियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय में प्रदेश भर में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों का विवरण जो है जुटाकर भर्ती के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। कुल 7,471 पदों का अधियाचन यहाँ पे भेजा गया है। ठीक है, जिसे प्रवक्ता संवर्ग में 2,215 और सहायक अध्यापक LT संवर्ग में 5,256 पद हैं और यह सभी पद महिला और पुरुष दोनों श्रेणी के हैं। इसमें कुछ जो विषयों में आहर्ता का विवाद है जिसमें अधिकांश हल किए जा चुके हैं। शेष विषयों में कार्यवाही जारी है। प्रदेश में पुरुष एवं महिला दोनों संवर्गों को मिलाकर प्रदेश भर में सहायक अध्यापक के जो हैं आपके 19,300 पद स्वीकृत है, जिसमें से 12,294 कार्यरत है। रिक्त पदों की जो संख्या है यहाँ पे वो है 7,006 और उप शिक्षा निदेशक MP सिंह के मुताबिक रिक्त पदों के सापेक्ष 5,256 पद के लिए अधियाचन जिलों में प्राप्त हुए हैं। इसी तरह यहाँ पे प्रवक्ता के लिए 9,463 पद स्वीकृत है, जिसमें आपके 4,134 पदों पर प्रवक्ता नियुक्त है। प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में 5,129 पद रिक्त हैं और प्रवक्ता संवर्ग में आपके 2,215 पद पर अधियाचन निदेशालय को प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार भर्ती जो विज्ञापन है जारी करने के लिए अधियाचन पदों को लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। इसमें आहर्ता को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक्ट 1993 में और NT एक्ट 2001 में थोड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए माध्यमिक शिक्षा एक्ट के अनुसार LT वर्ग में हिंदी विषय के लिए स्नातक में हिंदी इंटरमीडिएट और संस्कृत विषय होनी चाहिए, जबकि NCT एक्ट के मुताबिक स्नातक में हिंदी और संस्कृत दोनों होना चाहिए। इस तरह यहाँ पे कुछ और विषयों में आहर्ता को लेकर विवाद है, जिसमें ज़्यादातर विषयों में यह विवाद सुलझा हुआ लिया गया है। कुछ में कार्रवाई चल रही है और इसका शिक्षा निर्देशन में बताया गया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से भर्ती विज्ञापन जारी किया जाना। इस भर्ती के पूरी होने से विद्यार्थियों के विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता होने पर पढ़ाई में सुधार हो सकेगा।
ठीक है, तो कुछ में कार्यवाही जारी है और यहाँ पे देखिए ज़्यादातर विषयों में सुलझा आर्ता का विवाद, भेजा जा चुका है लोक सेवा आयोग को अध्याचन। राजकीय महाविद्यालयों की ओर मिले 12 असिस्टेंट प्रोफेसर, ये भी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में राजकीय महाविद्यालय के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का जो साक्षात्कार चल रहा है, उसके लिए साक्षात्कार के बाद मंगलवार को आयोग ने 2 विषयों के लिए रिक्त पदों का 12 पदों का परिणाम जारी कर दिया है। इससे सोमवार को आयोग ने एक विषय के 5 पदों का परिणाम जारी किया था। आने वाले दिनों में कई और विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन होगा। विज्ञापन संख्या यहाँ पे दी गई है और इसके तहत सीधी भर्ती से राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन किया जा रहा है। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति शास्त्र के 8 पदों के लिए और 16 सितंबर को साक्षात्कार कराया गया था, जिसमें कि 22 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। मंगलवार को परिणाम जारी हुआ तो इसमें SC वर्ग के जो दशरथ कुमार हैं, इन्होंने टॉप किया था। इसके अलावा पवन खरवार जो है, तने माइकल हैं, शाम मनीष कुमार हैं, अजय और कुमार पाठक, जगदम्बा कुमार गौड़, अविनाश कुमार गुप्ता और मोहम्मद सुलेमान का चयन हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे 16 सितंबर को ही भूगोल विषय के लिए साक्षात्कार हुआ, जिसमें 4 पदों के 15 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। और संयुक्त जो सचिव हैं लखन लाल सिभरे, इन्होंने बताया कि भूगोल विषय के लिए प्रगति पांडे ने, विक्रम सिंह ने, अभिषेक दुबे ने, चंदन कुमार खरवार चयन हुआ है। और चयनितों की जो सूची है उच्च शिक्षा विभाग को भेजी गई है। इसी प्रकार यहाँ आश्रम पद्धति जो जिस पर मैंने कल एक वीडियो बनाया था, आश्रम पद्धति विद्यालय प्रवक्ता भर्ती का जारी 91 चयनित छात्र हुए हैं इसमें। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को राज्य की आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में जो प्रवक्ता भर्ती है इसका परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें 3 विषयों के लिए 91 का चयन हुआ है। चयनितों की उचित सूची जो है आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इन अभ्यर्थियों का चयन औपबंधिक रूप से हुआ है। राज्य की आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती के लिए 18 जून 2021 को विज्ञापन निकाला गया है। ठीक है, तो इस भर्ती के लिए स्क्रीन और मुख्य परीक्षा कराई गई। इसकी मुख्य परीक्षा जो है 1 मई 2022 को कराई गई थी। आयोग की जो परीक्षा नियंत्रक हैं अजय कुमार तिवारी ने बताया कि रसायन विज्ञान के लिए रिक्त पदों की जो सापेक्ष 26 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, भौतिक विज्ञान 30 और गणित की 35 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। सभी चयनितों के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के लिए अगले कुछ दिनों में ही अंतिम तिथि घोषित की जाएगी। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारे पास थी ये सारी अपडेट्स और आई होप, आशा है कि आपको इन अपडेट्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली होंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमारे पास यही अपडेट्स थी और एक अपडेट्स और है। तो इस अपडेट में देख सकेंगे आप सौगात 17 चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में नई नौकरी के अवसर। ठीक है, तो देखिए जो स्वास्थ्य विभाग है इसमें आपके 7,987 पदों पर बहाली आई है। तो स्वास्थ्य विभाग के लिए काफ़ी खुशखबरी समझ लीजिए आप। देखिए स्वास्थ्य विभाग में 7,987 नए पदों पर बहाली होगी और इन पदों के सृजन की मंगलवार को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसमें आपके 2,673 पद राज्य के 9 कार्यरत और 8 प्रस्तावित यानी कुल 17 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों के में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए सृजित किए गए हैं। वहीं राज्य के लिए चिकित्सा सेवाओं को चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए सृजित किए गए हैं। वहीं राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय ने PG डिप्लोमा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए 3 वर्गीय अनिवार्य सेवा को तहत 3,990 पद सृजित हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट में बैठक में कुल 16 प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गई है। इसी प्रकार राज्य के 2 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों छपरा और समस्तीपुर के लिए 423 पदों के सृजन पर सहमति मिली है, जिसमें आपके 135 और 135 चिकित्सा का महाविद्यालय 288 पद पर अस्पताल के लिए बैठे होंगे। बैठक के बाद कैबिनेट के
अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि पीजी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 3 साल सेवा अनिवार्य रूप से राज्य में देनी होती है। ठीक है, तो गाइस ये बात करने वाले हैं और इन सभी की जो सेवा है राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पतालों और अन्य अस्पतालों में विशेषज्ञ के रूप में ली जाएगी। ठीक है, इसी मकसद से इनके लिए पदों का सृजन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे अंतर इसमें पढ़ना, जो राज्य में छोटे ऑपरेशन और मेडिकल कॉलेजों को रोककर नहीं होंगे। आपदा प्रबंधन पदाधिकारी का अलग संवर्ग होगा और इसको लेकर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा जो संवर्ग है नियमावली 2022 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसी के आधार पर जो आगे नए पदों का सृजन किया जाएगा। 3 स्तर के पद होंगे, इसमें सहायक आपदा परीक्षा प्रबंधन सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, उप आपदा प्रबंधन पदाधिकारी और आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के पद शामिल हैं। इन पदों पर आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञों को रखा जाएगा और इस पदावली पद स्थापन जिला प्रमंडल और राज्य स्तर पर किया गया। ठीक है, उसके बाद इसमें राज्य में आपदा के दौरान खोज, बचाव, राहत कार्य एवं आपदा प्रभाव को कम करने के लिए सभी कार्य होंगे और प्रभावी तरीके से निष्पादित किए जाएंगे। मालूम हो कि प्राकृतिक आपदा दृष्टिकोण से बिहार देश के सर्वाधिक आपदा राज्य प्रवण राज्य है और यह प्रायः प्रत्येक वर्ष किसी न किसी प्राकृतिक आपदा को झेलता है। देश के कुल बाढ़ाग्र जो क्षेत्र है लगभग 17% बिहार में ही है और उत्तर बिहार की जो लगभग 76% जनसंख्या है, हर यहाँ पे साल बाढ़ की आशंका ग्रसित होती है। ठीक है, तो ये सारी अपडेट्स थी फ्रेंड्स यहाँ पे और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिटेल से आपके साथ शेयर किया है। चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।